अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ एहतसाब अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और सेशन अदालत में केसेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ खुसूसी अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना भी 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने आज इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और 190 मिलियन पाउंड केस में 17 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दे दी है। इसके अलावा सेशन कोर्ट ने गैर शरई निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दी हुई है और इस सब के दौरान आज 9 मई के 12 से जायद मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली है। सबसे पहले बात करते हैं एहतसाब अदालत की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस की समाअत की और अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। तोशाखाना केस की चार्जशीट के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। मुल्जिमान ने 108 तहाइफ में से 58 कीमती तहाइफ खुद रख लिए। इन 108 तहाइफ में से बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रख लिए, जबकि इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मौसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज अपने पास रख लिया। चार्जशीट के मुताबिक तोशाखाना कवानीन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम है। तहकीकात में मालूम हुआ कि बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद से ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला। ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन उसे जमा नहीं कराया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की। चार्जशीट के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। इमरान खान और बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट की 90 लाख रुपए अदायगी की। तहकीकात के मुताबिक कीमत प्राइवेट फर्द से लगवाई गई जो असल कीमत से इंतहाई कम थी। चार्जशीट के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी रब्ता किया गया। इमरान खान ने कौमी खजाने को 1 अरब 57 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। तमाम मतलूबा शवाहिद, दस्तावेजी सबूत और इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। फर्द जुर्म आयद करने के बाद एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान को परसों यानी 11 जनवरी को तलब भी कर लिया है। इसके अलावा इस केस में नैब के 20 गवाहों की फहरिस्त भी सामने आ गई है। तहाइफ का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी को बतौर वादा माफ गवाह पेश किया जाएगा। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी काउंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्लाह, तोशाखाना के सेक्शन अफसरान और पीएम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी नैब के गवाहान में शामिल हैं। आज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत की। नैब ने केस में शरीक मुल्जिमान फराज शहजादी और मिर्जा शहजाद अकबर की जायदादों की तफसीलात अदालत के सामने पेश की। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी पाकिस्तान में मुतअद्दिद प्लॉट्स, घर और गाड़ियों की मालिक हैं। फराह गोगी के नाम पर पाकिस्तान में 9 प्लॉट्स हैं, जिनमें से 5 प्लॉट्स लाहौर और 4 इस्लामाबाद में हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी के नाम पर DHA लाहौर में 4 और 10 मरले के प्लॉट हैं, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके नाम पर 2.5 और 4 मरले के प्लॉट्स हैं। इसी तरह उनके नाम पर इस्लामाबाद में एक 40 और 200 केनाल की ज़मीन ट्रांसफ़र की गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी के नाम करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी हैं। फराह गोगी के नाम पर पाकिस्तान में 22 गाड़ियाँ और कराची और लाहौर के मुख्तलिफ बैंकों में 29 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि उनके पास बरतानवी पाउंड्स और अमरीकी डॉलर्स के लिए भी बैंक अकाउंट्स मुख्तस हैं। आज की समाअत में एहतसाब अदालत ने फराह गोगी और दीगर मुल्जिमान की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियाँ मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने फराह गोगी के 7 प्लॉट्स, 12 लग्जरी गाड़ियाँ और अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म भी दिया, जबकि एहतसाब अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लॉट और 24 बैंक अकाउंट्स, जबकि जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। जबकि आज की समाअत में अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है, जबकि अदालत ने आज केस से मुताल्लिक कॉपियाँ और तफसीलात बुशरा बीबी के हवाले कर दी और फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान करते हुए समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत की समाअत के बाद इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और कहा कि तोशाखाना केस में मेरे खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाया गया। क्या मैं ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करूंगा?
इस दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है, इस पर क्या कहेंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करूंगा। सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ताहयात नाअहली ख़त्म होने से हो सकता है मुस्तकबिल में आपको भी फ़ायदा हो, जिस पर इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि इस पर कुछ नहीं कहूँगा। इमरान खान ने कहा कि मेरे मुखालिफिन पर जो केस बनाए गए थे वो हमने नहीं बनाए थे, पहले के बने हुए थे। एहतसाब अदालत की कार्रवाई के बाद इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचोता ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमारी जानिब से अलकादिर और तोशाखाना केस में इमरान खान की जमानत पर दलाइल तकरीबन 3 हफ्ते पहले ही मुकम्मल किए जा चुके थे, लेकिन कभी प्रोसिक्यूटर की कमर में दर्द हुआ, कभी तबीयत खराब हुई और कभी वैसे तारीख ली गई और 3 हफ्ते बाद जज बशीर ने वो फैसला दिया जिसका पहले दिन से पता था इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये झूठे केसेस हैं, इनमें किसी किस्म की कोई शहादत नहीं। एक तरफ जहां इमरान खान पहले ही नैब केसेस में गिरफ्तार हैं, वहीं आज 9 मई के मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। इमरान खान पहले वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, लेकिन इंटरनेट की खराबी की वजह से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केस की बाकी समाअत अडियाला जेल जाकर की, जहां अदालत ने पुलिस की जानिब से इमरान खान के 30 दिनों के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया और कहा कि पुलिस अडियाला जेल में ही तफ्तीश करके केस की अगली समाअत में रिपोर्ट पेश करे। अब 9 मई के वाक़े पर 12 मुकदमात की समाअत भी 11 जनवरी को अडियाला जेल में ही होगी, यानी आज इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई, उनकी तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मुस्तरद कर दी गई, जबकि कल गैर शरई निकाह केस में उन पर और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खुसूसी अदालत की कार्रवाई पर दिया गया हुक्म इम्तना भी 2 दिन बाद खत्म होने वाला है और 2 दिन बाद यानी 11 जनवरी को तोशाखाना केस में गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे, जबकि 17 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस में उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान के केसेस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार, जो अडियाला जेल में इमरान खान के केसेस को कवर कर रहे हैं और आज इमरान खान से उनकी बात भी हुई है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। तफसील से बताइएगा, आज इमरान खान साहब से आपने भी सवाल किए, उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत भी की, उनका मिजाज तबीयत कैसी थी और क्या उनकी तरफ से कहा गया? जी शाजिब, इस वक्त अडियाला जेल में मजमूई तौर पर बानी PTI के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 5 केसेस अंडर ट्रायल है, जिनमें से 3 केसेस में जो है फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। साइफर केस, इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला केस, और आज चूँकि तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हुई है और बानी PTI और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये फ़र्द जुर्म जब आयद कर दी गई उसके बाद समाअत में वक्फा हुआ और वक्फे के दौरान जो इमरान खान है वो सहाफ़ियों से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि ये जो तोशाखाना केस है ये असल में है क्या। उन्होंने फिर कहा कि जो उनका एक ऑफिस बॉय है उनको वादा माप गवाह बनाया गया है और जो तोशाखाना की एवेलुएशन कमेटी का एक मेंबर है उस पर दबाव डाला गया है, उसको भी वादा माप गवाह बनाया गया है। ये मेरे ख़िलाफ़ सब कुछ जो है एक इदारे के दबाव पर के नतीजे में किया जा रहा है। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है ताहयात नाअहली का जो ख़त्म की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो खामोश रहे कुछ देर, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में आपको भी इसका फ़ायदा हो, आपको भी रिलीफ मिले। फिर उन्होंने मुस्कराया और उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ज़ाहिर है इस पर मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद काफ़ी देर हमारी बातचीत उनसे होती रही और उनसे शेख रशीद के बारे में उनसे सवाल हुआ कि उनको आप सपोर्ट करेंगे या उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा ये सियासी टीम हमारी फ़ैसला करेगी कि वहाँ पे उम्मीदवार किसको खड़ा करना है, कौन सा खड़ा करना है। तो ये सारी गुफ्तगू होती रही। तो उसके बाद वो मज़ीद बात करना चाह रहे थे, लेकिन जेल हुकाम ने उनको इजाज़त नहीं दी। जहाँ तक आपने कहा कि उनकी सेहत कैसी है और मूड कैसा उनका, तो सेहत बिल्कुल उनकी वैसी की वैसी है, बहुत अच्छी सेहत में थे वे। और ब्राउन कलर की उन्होंने जर्सी पहनी थी, ऑफ वाइट ट्राउज़र पहना था। और जब वो अदालत में आए तो उन्होंने जब तो शोएब शाहीन ने तोशाखाना रेफरेंस की जो
चार्जशीट थी उस पर साइन कराने गए तो पहले तो उन्होंने साइन करने से मना किया, लेकिन उसके बाद शोएब शाहीन ने हामी भरी तो उसके बाद उन्होंने उस चार्जशीट पर जो है साइन कर दिए। जो चार्जशीट है उसमें जो 3 बड़े जो इल्ज़ामात है उसमें यह कि जो 108 तहफ़ मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से उनको मिले हैं, उनमें से 58 तहफ़ जो है कीमती तहफ़ है वो उन्होंने अपने पास रखे और उनकी जो कीमत लगाई गई है वो बहुत कम है। और नैब का जो मौक़िफ़ है उनका कहना है कि ये जो 58 तहफ़ है इनकी कीमत 15 मिलियन 73 करोड़ रुपए है। वैसे बहुत बताइएगा कि गुज़िश्ता समात के हवाले से भी ये खबरें आ रही है कि इमरान खान जज्बाती हो गए थे, क्या हुआ था? आप समात में मौजूद थे, एग्जैक्ट सूरत हाल आवाम के सामने रखिएगा। जी बिल्कुल, हम कमरा अदालत में मौजूद थी। ये 2 दिन कबल की प्रोसीडिंग्स है। जब समात चल रही थी तो बानी PTI और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं उन पर दलाइल जारी थे। इसी दौरान जो है इमरान खान कमरा अदालत में आए। जो ही वो कमरा अदालत में दाखिल हुए तो वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने समात को इंटरप्ट किया और जब वो डायरेक्टली जो है जज साहब से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जज साहब आपने इजाज़त दी है, आपने अहकामात दिए हैं, लेकिन आपकी इजाज़त के बावजूद मेरी बेटों से बात नहीं कराई जा रही है फ़ोन पे। ये कैसा कानून है, ये कैसा इंसाफ है? आप क्यों नहीं इनसे पूछ रहे हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं कराई? बड़े मतलब एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने ये सारी बातें की, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उनको कहा कि रिपोर्ट पेश करें कि क्यों बात नहीं की जा रही है। उसके बाद जो है इमरान खान जाकर बुशरा बीबी के पास बैठे और उस दौरान जो बुशरा बीबी है वो खड़े होकर खान साहब से बात कर रही थी। इस दौरान बुशरा बीबी गालिबन वो परेशान थी किसी बात पे और रोने की आवाज़ भी आई, लेकिन इमरान खान ने उनको दिलासा दिया, उनके सर पे हाथ फेरा और उसके बाद वो दोनों कुर्सियों पे बैठ गए। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान किसी बात पे रोए हैं या वो किसी बात से परेशान थे। वो परसों भी जब कमरा अदालत में आए तो वो बिल्कुल बग़ैर किसी रुकावट के, ना कोई रिस्ट्रिक्शन ना कोई कुछ, वो उसी तरह हमें दिखाई दिए जो उनका पहले जो अंदाज़ होता था। परसों की जो 2 दिन कबल प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें उन्होंने खड़े होकर सहाफ़ियों को बताया कि जो 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी हो रही है मेरे ख़िलाफ़, ये मेरे ख़िलाफ़ और PTI के ख़िलाफ़ साजिश है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमें इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान हमने उनसे पूछा कि जो आर्टिकल आपने लिखा है, जो आर्टिकल छपा है दी इकोनॉमिस्ट में, तो वो आपने खुद लिखा है या वो बाहर से लिखवाया गया है? तो उस पर उन्होंने पहले कहा कि नहीं, वो मैंने खुद लिखा है और मैं उसको ऊन करता हूँ, आर्टिकल को पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा उनसे पूछा है कि ये आपने लिख कर भेजा है जेल से या बाहर से लिखवाया गया? फिर वो करीब आए गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने डिक्टेट करवाया है मुख्तलिफ औकात में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और ये चीज़ें अब कोई नई बात नहीं है, तो कहीं से भी छप जाती हैं। तो उन्होंने आर्टिकल की बाकायदा ज़िम्मेदारी ली और उन्होंने ये कहा कि ये मैंने डिक्टेट करवाया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मेरी एक तकरीर भी आने वाली है जो सोशल मीडिया पर ही आएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये वीडियो की सूरत में होगी आपकी तकरीर या ऑडियो की सूरत में, या किस फॉर्मेट में होगी? तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, जब आ जाएगी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा किस फॉर्मेट में वो। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे और जो असराइयाँ हो रही हैं इस पर भी वाज़े तौर पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगले इंतखाबात में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और इस फैसला कुन वक्त में 2 बड़ी सियासी जमातों पर गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। नून लीग दावा तो कर रही है कि अगली हुकूमत उसी की होगी, मगर इंतखाबी मुहिम और अवाम में मौजूदगी से मुताल्लिक नून लीग सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही है। और अब बिलावलपुर सरदारी ने भी नवाज शरीफ पर यह कहकर सवाल उठा दिया है कि वो खुद को चौथी बार वजीर आजम कह रहे हैं, लेकिन अब तक अपने घर से नहीं निकले हैं। दूसरी तरफ PTI है जो मरकजी क़यादत की अदम मौजूदगी में भी तेज़ी से इंतखाबी मुहिम चला रही है। इलेक्शन से पहले ही PTI ने
लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पाकिस्तान की बेशतर अदालतों में अपने खदशात का इजहार कर दिया और उसे मुसलसल रिलीफ भी मिल रहा है और उसके मुतालिक रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मंजूर हो गए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में बतौर जमात हिस्सा लेगी। यह इंतखाबी निशान की अदम मौजूदगी में इसके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ना होगा। इस हवाले से अब इबहम बरकरार है और PTI ने इसके लिए सारी उम्मीदें पेशावर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से जोड़ दी हैं, क्योंकि आज जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन और PTI दोनों की तरफ से ठोस दलाइल पेश किए गए हैं, अहम कानूनी नकात उठाए गए हैं और तब तवक्को की जा रही है कि कल पेशावर हाई कोर्ट इस हवाले से अपना मुख्तसर फैसला जारी कर देगी। लेकिन आज की समाअत में भी PTI के वकला देर से अदालत पहुंचे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार भी किया। आज समाअत के आगाज़ में PTI के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि बैरिस्टर गौहर 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि क्या आपकी दिलचस्पी नहीं है, हम सुबह से उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे केसेस हुआ करते थे तो हम सुबह सवेरे पहुंचते थे। जिस पर काजी अनवर ने अदालत को बताया कि बस थोड़ा वक्त दिया जाए, कुछ देर में बैरिस्टर गौहर पहुंच जाएंगे। तो जस्टिस अनवर ने रिमार्क देते हुए कहा कि ये कौन सा तरीका है कि बेंच को इंतजार करवाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करा दिया है, बैरिस्टर गौहर आ जाएं तो केस को सुनते हैं। तो काजी अनवर ने अदालत को बताया कि बैरिस्टर गौहर धुंध की वजह से नहीं पहुंच सके, थोड़ा वक्त दे दें। जिसके बाद जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिए कि बैलेट पेपर छापने का मामला कब तक होगा। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि 13 तारीख तक इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। PTI को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। इस दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि काजी साहिब मशवरा कर लें कि कल या परसों के लिए नोटिस कर दें। इस केस में कई फरीक़ैन मौजूद नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात का सबसे पहले एतराज़ अकबर इस बाबर का है, वो कहाँ हैं। इस दौरान PTI के वकील बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए और बैरिस्टर गौहर खान ने अदालत को बताया कि धुंध के बाइस वक्त पर नहीं पहुंच सका। तो जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि इस केस में कुछ फरीक़ैन मौजूद नहीं हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनका केस के साथ ताल्लुक नहीं है, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि फरीक़ैन तो चाहते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा से हों। एतराज़ इंतखाबात पर हुआ था कि दोबारा इनकाद किया जाए। हमने आइन के मुताबिक पार्टी के इंतखाबात करवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंतखाबात कलअदम करार दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में दोबारा इंतखाबात कराने का कहा। हमने पार्टी इंतखाबात कराए और फॉर्म 65 इलेक्शन कमीशन को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 14 एतराज़ात आए हैं। हमने कहा कि एतराज़ कुरुंदा दोबारा इंतखाबात चाहते हैं लेकिन वो पार्टी मेंबर नहीं है। इस दौरान जस्टिस अरशद अली ने अली जफर से सवाल किया कि अगर परसों तक समाअत मुलतवी कर दें तो इस पर आपका एतराज़ क्या होगा। इसी दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि केस की समाअत कल सुबह 9 बजे फिक्स कर लें, उसी वक्त सुन लेंगे। तो अली जफर ने जवाब दिया कि अगर अदालत केस नहीं सुनना चाहती तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं चाहता हूँ कि केस को सुना जाए। जिसके बाद अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स आए कि हम केस को आज ही सुनते हैं, आप दलाइल शुरू करें। तो अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना बहाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जनरल सेक्रेटरी की तैनाती की बिना पर इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। उमर अयूब के तैनात करदा पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी एतराज़ उठाया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात ठीक नहीं और हमने इंतखाबी निशान वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अमल को जांचने का हक नहीं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि पटिशनर्स ने फरीक़ैन को शामिल किया है और अब कह रहे हैं कि उनका होना ज़रूरी नहीं। बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन तनाज़े को हल करें। तो अली जफर ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब एतराज़ कुरुंदा कह रहे हैं कि इंतखाबात हुए ही नहीं, उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने का मौका नहीं दिया गया। इस दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ कुरुंदा इंतखाबात दोबारा कराना चाहते हैं लेकिन इंतखाबात तो हो ही नहीं सकते। जिस पर अली जफर ने अदालत को बताया कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना हुए हों तो फिर भी ये हमारा इंतखाबी निशान नहीं ले सकते। पार्टी के अंदरूनी उमूर में भी इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं कर सकता। दुनिया में कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ रिकॉर्ड रखता है। कानून कहता है कि 5 साल बाद पार्टी इंतखाबात कराने होते हैं। 2023 में एक्ट में तरामीम की गई। इससे कबल इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर कोई सज़ा ही नहीं थी। सज़ा सिर्फ जुर्माना है, इंतखाबी निशान वापस लेना नहीं। एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 7 दिनों में सर्टिफिकेट जारी करे। जिस पर जस्टिस अरशद अली ने अली जफर से सवाल किया कि आप इंतखाबी निशान बल्ला क्यों मांग रहे हैं, आपको बल्ला ही क्यों चाहिए। तो अली जफर ने जवाब दिया कि कानून में है कि सियासी जमात को जारी किया गया इंतखाबी निशान दूसरी जमातों को नहीं दिया जाएगा। अवाम पढ़े लिखे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा कि किस सियासी जमात को वोट दे रहे हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की पहचान होती है। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात से बल्ला ही हमारा पार्टी निशान था। अगर अभी सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जारी ना हुआ तो इंतखाबात में जमात के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है लेकिन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी और जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ट्रायल नहीं किया। इस दौरान जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कोई मुखालिफ उम्मीदवार था, तो अली जफर ने जवाब दिया कि नहीं, कोई मुखालिफ उम्मीदवार नहीं था, इंतखाबात बिला मुकाबला थे। जिसके बाद अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि दरख्वास्त के काबिल समात होने पर पहले बात करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसी ही दरख्वास्त दायर की गई है। तो जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि जी ऐसी ही दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी है। इस सियासी जमात को कई मौके दिए गए कि कानून के मुताबिक चले। इनको बताया गया कि कानून पर अगर अमल नहीं किया तो सज़ा होगी। सज़ा यह है कि उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इनको नोटिस दिया गया और शो कॉज जारी किया गया। ये पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक कराने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनके इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का पहला नोटिस 2021 में जारी किया गया। पीटीआई ने जवाब दिया कि कोरोना की वजह से हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकते। पीटीआई ने 1 साल की तौसी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए 2022 तक उन्हें मौका दिया। इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2022 में फिर नोटिस किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएं। जून 2022 में पीटीआई ने इतला दी कि पार्टी के आइन में खुफिया वोट के इलेक्शन की तरमीम की है। तरमीम के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सूरत में निशान वापस लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने यह बात पहले ही नोटिस में वाजे की थी। पीटीआई ने मुख्तलिफ दस्तावेज में यू टर्न भी लिए। पीटीआई ने आइन में तरमीम की, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने तलब किया तो तरमीम वापस ले ली। वापस लेने वाली तरमीम पर अगर इंतखाबात कराए तो खुद ब खुद इंतखाबात कलअदम हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन समझता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को इंतखाबात ना कराने की सूरत में नताइज से आगाह किया था। पीटीआई की 24 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में सिर्फ एक पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ रिकॉर्ड कीपर है। उनका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। पीटीआई का मौक़िफ़ गलत है। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी तौर पर इख्तियार है। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर मेमन ने अपने दलाइल में मजीद कहा कि ये केस किसी सियासी जमात को लिस्ट से निकालने का नहीं है। इस सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून और एक्ट के मुताबिक करना चाहिए थे। ये नहीं है कि बस एक कागज़ पकड़ाया और कहा कि इंतखाबात हो गए। सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने नहीं बल्कि आइन के मुताबिक कराने हैं। इन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि पार्टी को ख़त्म किया गया है। केस इंतखाबी निशान वापस लेने का है, पार्टी को ख़त्म नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए गए हैं। अगर पार्टी को ख़त्म किया गया तो फिर उसके खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है, यहाँ नहीं। इस दौरान जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिए कि एक पार्टी इलेक्शन कराती है तो इलेक्शन कमीशन कैसे स्क्रूटनी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ दस्तावेजात की जांच पड़ताल करनी होती है। जबकि जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि आपने रूल्स में नरमी की, इनको इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का वक्त दिया, क्या इसके बाद इनको कोई शो कॉज नोटिस जारी किया गया। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि पहले ही हमने 3 शो कॉज नोटिस जारी किए थे। जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल उठाया कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या 23 नवंबर को दोबारा इलेक्शन कराने का जो फैसला था वही शो कॉज नोटिस था। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिए कि 2 दिसंबर के इंतखाबात कानून के मुताबिक ना होने पर क्या आपने इनको शो कॉज नोटिस जारी किया। क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद एक और शो कॉज नोटिस नहीं देना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि इस बार शो कॉज नोटिस की ज़रूरत नहीं थी। जिस पर जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो उस दिन से इंतखाबात शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि जावेद हाशमी केस में ये क्लियर है, तहरीक इंसाफ आइन के मुताबिक अपने इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन कराएगी और इलेक्शन कमिश्नर पूरे मुल्क के पार्टी नुमाइंदों में से मुंतखब किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि पूरी एक बॉडी और मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट होगा। मगर पीटीआई ने एक शख्स को इलेक्शन कमिश्नर बनाकर इंतखाबात करा दिए जो गैर आईनी है। जिस पर जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि अदालत को यह बताएं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कहाँ है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसला किया, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, इसे खारिज किया जाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद के दलाइल मुकम्मल हो गए और उन्होंने समात परसों तक मुलतवी करने की इस्तदा कर दी और कहा कि फरीक़ैन के वकला हड़ताल के बाइस पेश नहीं हुए। इसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल आम इंतखाबात के लिए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आप इंतखाबात नहीं लड़ोगे। इलेक्शन कमीशन को तो कहना चाहिए कि सियासी जमातें इंतखाबात लड़ें, कहीं पर कानून की खिलाफ वर्जी हो तो इलेक्शन कमीशन जुर्माना कर दे। और फिर तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने समात कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी और कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर शिकायत कुनंदा फरीक़ैन को भी कल सुनेंगे। सिर्फ यही नहीं, अहम बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट भी तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर खान की दरख्वास्त पर समात करेगी। यानी
एक ही दिन बल्ले के निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, जबकि आज की समाअत के बाद इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड करने वाले रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज कहा है कि कल 9 बजे की समाअत के बाद एक मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। हमें अदालत का हर फैसला कबूल है और उम्मीद है कि बल्ले का निशान वापस मिलेगा। कल इंशाअल्लाह ताला 9 बजे उन जो प्राइवेट पार्टीज रिस्पोंडेंट है उनके वकीलों को सुना जाएगा। अदालत ने कहा है कि कल इंशाअल्लाह ताला इसका ऑर्डर आ जाएगा। हमें अदालत का हर फैसला कबूल है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक की फतह होगी, जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा। साहब अब ये थोड़ा क्लियर कर दे, बैरिस्टर जफर साहब ने अदालत में साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेंगे, तो कल आप केस वापस लेंगे या उसको पेंडिंग करके? देखिए वो अगर वो अदालत पेंड रखती है पेंड रख जाए, वो विड्रॉ हो जाता है तो विड्रॉ हो जाए, क्योंकि केस जब अदालत सुन लेती है फाइनल तो वो कोई भी डिसीजन कल आएगा तो प्रिवेल तो यही करेगा, तो उसकी ज़रूरत अब नहीं रही उस जजमेंट। बहरहाल जहां एक तरफ बल्ले के निशान के हवाले से अभी तक गैर यकीनी बरकरार है, तो वहीं तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबू ज़र सलमान ने यह दावा किया है कि कागजात नामजदगी से मुताल्लिक जो उन्होंने दर्जनों दरख्वास्तें और अपीलें दायर की हैं, इन तमाम दरख्वास्तों का फैसला 95% कामयाबी की शरह के साथ उनके हक में हुआ है। साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया अदालतों में भी तहरीक इंसाफ अपना बयानिया तेज़ी से लेकर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी मैदान में सरगर्म है, मगर नून लीग सुस्ती का शिकार है। पहले ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में तस्लीम किया कि नून लीग को इंतखाबी मुहिम में तेज़ी दिखानी चाहिए और ये भी तस्लीम किया कि पीपल्स पार्टी भी इस मामले पर उनसे आगे है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में हसन इकबाल ने दावा किया कि नून लीग 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर देगी और फिर मामलात में तेज़ी आ जाएगी। मगर नून लीग की जानिब से इंतखाबी मुहिम शुरू करने में ताख़ीर पर अब पीपल्स पार्टी भी सवालात उठा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि नून लीग की तरफ से इंतखाबी मुहिम शुरू ना करने पर हैरान हूँ। इससे इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत को नुकसान पहुँचा है। जो खुद को चौथी बार वज़ीर आज़म समझ रहा है वो अब तक अपने घर से नहीं निकला है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी तज़किया आज़मा शराजी साहिबा मौजूद हैं। शराजी साहिबा बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि ज़ाहिर कम्पीट कर रहे हैं नून लीग से, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म उनकी बात कर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं और जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। इस वक्त इस्लामाबाद में मूड क्या है? 8 फरवरी को इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, ये नून लीग के रवैये की वजह से वाकई सवालात उठ रहे हैं? देखिए इलेक्शन तो ज़ाहिर है कि नज़र आ रहे हैं, बाकी ज़ाहिर है इस बारे में अभी तक जो हतमी चीज़ें हैं वो तो यही हैं, मगर आगे क्या होगा पाकिस्तान में हर चीज़ अब अनप्रडिक्टेबल हो चुकी है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो रवैया है वो वाकई सवालात उठा रहा है। आप देखें कि आज तकरीबन नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद तकरीबन 80-81 दिन हो चुके हैं और उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा जलसा या बड़ी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ उनकी तरफ देखने को नहीं मिली। क्या वजह है? पहले ये कहा जा रहा था कि नाअहली की शर्त ख़त्म हो जाएगी तो क्लैरिटी के साथ बाहर निकलेंगे, फिर कहा गया कि टिकटें तकसीम हो रही हैं, वो एक मामला था और उसको वो भी होमवर्क किया जा रहा है, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद निकला जाएगा, एकदम से निकला जाएगा। लेकिन आपने देखा कि वो भी अब तकरीबन अपना मामला उनका हल हो चुका है। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस मूड में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ मैदान में आए, उनसे जुड़े, उनसे बात करें और उनके बीच में जाके एक जो खाली जगह है वो उसको पुर करे, उसको पूरा करे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि पिछले कुछ अरसे के अंदर सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी जो जमातें हैं, ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मामला है कि उनको पंजाब के अंदर खुली फील्ड नहीं मिल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए तो हर फील्ड है। पीपल्स पार्टी ये कहती नज़र आती है कि उनके लिए सारे मैदान है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए लोकल तमाम इदारे हैं वो साथ खड़े हैं, यहाँ तक कि साड़ी गल हो गई है, वो तक बात जो है वो आ गई है मंजर आम पर। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऐसे लगता है कि इंतखाबात की तैयारी में नहीं है। कुछ कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात भी मियां नवाज शरीफ को हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो उसके बावजूद आपको निकलना तो पड़ेगा, आपको अपनी कैंपेन तो करना पड़ेगी, कोई स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ेगी। सिक्योरिटी खदशात सोशल मीडिया पर बयानियाँ बनाने से नहीं रोकते, मियां नवाज शरीफ को वापस आने के बाद कोई एक इंटरव्यू देने से नहीं रोकते, शहबाज शरीफ साहब को नहीं रोकते, मरीम नवाज साहबा को नहीं रोकते। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑलमोस्ट इनएक्टिव हैं, मीडिया पर प्रेजेंस ना है नहीं, जलसे जुलूस कर नहीं रहे। तो सिक्योरिटी का मामला तो ना हुआ, क्योंकि बिलावल तो ऐसा लग रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनना होता तो बाहर होता। यानी कि एक तासुर तो ये है कि लगता है कि जो बनाने वाले हैं उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बना देंगे, इसलिए वो मेहनत नहीं कर रहे। मगर दूसरा तासुर जो बिलावल दे रहे हैं वो ये कि शायद उन्हें पता है कि नहीं बनना, इसलिए नहीं निकल रहे।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मसला बयानिए का है। आप खुद बताइए कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बयानिया क्या होगा? क्या वो सिविलियन बालादस्ती की बात करेंगे, या वो ये बात करेंगे कि जो महंगाई की सूरत हाल है उसके अंदर जो मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि बयानिया ही असल मसला है, और उसके बाद वो फिर पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के अवाम को किस तरह से फेस करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा जो मामलात हैं वो गड़बड़ हैं। और अगर यही चीज़ रही तो जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने एक क्लैरिटी के साथ, अपने एक वाज़े बयानिए के साथ सामने नहीं आ सकेगी, और वो जितनी स्पेस खाली छोड़ती चली जाएगी उतनी जगह जो है वो या तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फिल करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश बारावर उस तरह साबित नहीं हो सकती क्योंकि वक्त बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसके रस्ते तकरीबन मसदूद है वहाँ पे। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मैदान को खाली छोड़ा हुआ है, उन्होंने एक स्पेस क्रिएट की हुई है। ये खुला फरार नज़र आ रहा है इस वक्त तक इंतखाबात से। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये ख्याल है कि कोई चीज़ उनको प्लेट पे मिल जाएगी तो प्लेट में उनको चीज़ें शायद अब दस्तयाब ना हों। और ये भी एक सुनने में आ रहा है कि जो न्यूट्रल स्पेस है वो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब बाकी सारी जमातों के साथ भी देख रही है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे के अंदर TLP भी एक बड़ी फोर्स के तौर पे सामने आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान की बाकी दीगर सियासी जमातों के लिए। लेकिन इस गैप को किसी न किसी ने तो बहरहाल जो है वो फिल करना है। और जो तहरीक इंसाफ है, ज़ाहिर अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। अब तकरीबन जो उनके कागजात नामजदगी हैं वो 95% मंजूर हो गए हैं, ट्रिब्यूनल से जो मुस्तरद भी हुए थे। फिर आगे एक और अपील का राइट है जिनके मुस्तरद हुए हैं, उनको भी उम्मीद है कि वो भी मंजूर हो जाएंगे। बल्ले के निशान पर तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है वो मिल जाएगा। इमरान खान की शायद ज़मानत की उम्मीदें कम नज़र आती हैं तहरीक इंसाफ को, मगर वो जेल में भी हों तो नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर होकर, या मरीम नवाज साहब वो प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, जो इमरान खान साहब जेल में होते हुए एक आर्टिकल लिख के अपनी एक प्रेजेंस और डिबेट क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो एक चैलेंज साबित हो सकती है तहरीक इंसाफ। नून लीग बहुत लाइटली ले रही है सारे मामले को। शाहजेब, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई बड़ा चैलेंज बन सकती है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सामने ना आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके लिए खुद चैलेंज है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं वो ऐसे लगता है कि खुद साख्ता जेल के अंदर हैं, जबकि इमरान खान साहब एक बाकायदा जेल के अंदर हैं। और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो के जो रिपोर्ट हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो भी सामने आ सकती है। एक उनका आर्टिकल जो है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उसकी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये एक अपनी जगह पे अहम है। अगर वो बाहर होते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन आपको देखने को मिलती। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है। उनको किसी तरह का ऐसे लगता है कि बयानिया उनके पास नहीं है, और वो उस बयानिए की अदम मौजूदगी के बायस उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के जो अवाम है उनको किस तरह से फेस करें, वो पंजाब में कैसे आए। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त तक उनकी भी तंजीमी बुनियादों के ऊपर टिकटें फाइनल नहीं है। ये नहीं पता कि एक हल्के से कितने कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैदान में हैं, और फिर उनके जो राइट विंग का वोट है वो भी डिवाइडेड नज़र आता है। तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि पॉपुलैरिटी वेव के बावजूद जो है वो उनके लिए चैलेंजेस नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी बुनियादों पर कमज़ोरियाँ हैं उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उठाएगी या कोई और जमात उठाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उतनी स्पेस अभी भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कोई ना कोई तीसरी ताकत जो है वो सामने आ सकती है, जो शायद ना जीते लेकिन वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग के ऊपर आ सकती है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर पंजाब के जो सेंट्रल पंजाब है उसके अंदर TLP की जो एक आपको मौजूदगी है वो आपको नज़र आ रही है। और अगले एक महीने के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इसी तरह एब्सेंट रही और उसने एब्सटेन किया आवाम से, तो फिर उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। और अगर कॉन्फिडेंस ये है कि प्लेट में रख के सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर मुल्क के मसाइल को देखते आपको लगता है जब प्लेट में रख के चीज़ मिलेगी तो ये खदशा तो फिर हमेशा रहेगा कि प्लेट कभी भी खींच ली जाए। अगर प्लेट वहाँ रहे तो प्लेट में कुछ ना हो रहा, वो प्लेट को ही देखते रह जाएं, ये वाला खतरा फिर हमेशा रहेगा अगर मेहनत किए बगैर प्लेट में रख के सब लेंगे।
मेरा नहीं ख्याल कि उनको प्लेट में चीज़ें अब मिलने के लिए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको करना था और एक लंबा वक्त था। ये जो भी नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद वक्त था, इसको कंज्यूम किया जा सकता था। एक अच्छा जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया था और एक तासुर दिया था, एक हवा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अपने टेम्पो को खुद ही तोड़ दिया। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आप बंद कमरों के अंदर कोई बात कर रहे हो, जो कि पाकिस्तान के अवाम अब एक नई सियासत है जिसका कि एक आगाज़ हो चुका है और आपके पास नौजवान क़यादत भी है, आपके पास मिडिल एज भी है, आपके पास एजेड भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कि हर हल्के के अंदर PMLN की प्रेजेंस मौजूद है, उसके बावजूद आप उसको कैश नहीं करवा पा रहे हैं। और जब तक नवाज शरीफ साहब खुद बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हो या उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग एक्टिव हों, उसके बावजूद वो फिज़ा नहीं बनेगी जो कि इंतखाबात की बन सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा बड़ा नुक्ता है जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और ये सारे सवालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स से मुतालिक है। हाँ, हो सकता है 22 जनवरी के बाद वो कोई अपनी कैंपेन का आगाज़ करें, कोई तूफ़ानी कैंपेन करें और उनका होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट हो, लेकिन उस नैरेटिव की एब्सेंस जो है, जो जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो कितनी देर उनके साथ रहेगी और उसके ऊपर वो 8 फरवरी तक उसको कैसे सस्टेन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। और शायद वो सस्टेनेबिलिटी की वजह से उसको डिले कर रहे हैं, मगर उनको अपने वोटर से अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो उसके लिए मसाइल का सामना उनको करना पड़ सकता है और ऐसे लगता है कि PMLN आंखें चुरा रही है। बहुत शुक्रिया। इसमें शायद तफसीलात बता रही थी। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई अदालत में, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, जिसमें आज अदालत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और शिकायत कुरंदगान को भी फरीक बनाने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के आगाज़ में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज़ वापस ले लिया था और मेरिट पर दलाइल का आगाज़ कर दिया था। आज भी मखदूम अली खान ने दलाइल जारी रखते हुए कहा, आर्टिकल 209 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अदालत आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इंक्वायरी रूल्स 2005 देखे। रूल्स के तहत जज के खिलाफ शिकायत गुजार का किरदार बहुत महदूद है। जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदारती रेफरेंस आता है या काउंसिल खुद कार्रवाई शुरू करती है। जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या बार काउंसिल जज के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं, जैसे काजी फाइज ईसा केस में बार काउंसिल से दरख्वास्तें दी थी। जैसे याया अफरीदी ने कहा था कि जजेस के खिलाफ शिकायत बार काउंसिल कर सकती हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का केस आगे बढ़ाने के फैसले वाले दिन काउंसिल ने 21 दरख्वास्तें खारिज भी की। जुडिशल काउंसिल ने जो 21 दरख्वास्तें खारिज की, उनमें 19 में से किसी शिकायत गुजार को नहीं सुना गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अदालत समझती है कि शिकायत गुजारों को नोटिस होने चाहिए, वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि जब आपका मौक़िफ़ है कि शिकायतें बदनीयती पर मबनी है तो शिकायत गुजारों को कैसे ना सुने। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत ने अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर इन शिकायत गुजारों को फरीक बनाया तो तमाम खारिज शुदा शिकायतों पर 184(3) की दरख्वास्तें आएंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या जजेस के खिलाफ नामालूम दरख्वास्तें भी सुनी जाती हैं। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि जजेस के खिलाफ नामालूम दरख्वास्तें नहीं सुनी जाती। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ किसी नामालूम की शिकायत है भी नहीं। अदालत के सामने सवाल यह है कि क्या शिकायत कुरुंदा को फरीक बनाया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने शाहिद औरकज़ई केस में दिया था। अदालत ने करार दिया था कि तौहीन अदालत केस में मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि दलाइल शिकायत कुरुंदा से मुताल्लिक हैं तो ये अदालत शिकायत कुरुंदा को नोटिस नहीं कर सकती। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि अगर शिकायत ही ना हो तो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू ही नहीं होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फिर सवाल किया कि फ़र्ज़ करें कि अगर अदालत समझती है कि शिकायत बदनीयती पर मबनी है और इसे ख़त्म कर देती है तो फिर शिकायत ख़त्म करने के बाद शिकायत कुरुंदा को सुने बगैर उसे कैसे सज़ा दी जा सकती है। मखदूम अली खान ने इस पर कहा कि इस अदालत के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सज़ा देने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस के फैसले में करार दिया गया कि शिकायत कुरुंदा को कार्रवाई के मुतालबे का इख्तियार नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमारे सामने कोई शिकायत गुजार तो नहीं आया, जज आए हैं। इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जब तक इन्फॉर्मर फरीक नहीं बनेगा तब तक अदालत तुम्हें नहीं सुनेगी। अगर आप इस अदालत का दरवाज़ा खोल देंगे तो फिर कोई और जजेस के खिलाफ आएगा। आपने तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़े खतरे से दो चार कर दिया है। आप मजबूर कर रहे हैं कि शिकायत कुरुंदा को केस में लाजमी फरीक बनाऊं। अगर दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है तो फिर मेरा एक सवाल है, जिन जजेस के खिलाफ 20 शिकायत किसी को सुने बगैर खारिज हुई तो क्या वो इंसाफ के खिलाफ नहीं था।
जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि अदालत का कहना सिर्फ ये है कि शिकायत गुजार को सुने बगैर फैसला कैसे कर सकते हैं। मखदूम अली खान ने इस पर कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कानून की नज़र में बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने इस पर सवाल किया कि क्या आप बदनीयती का नुक्ता उठाना चाहते हैं। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि बदनीयती ना हो तो अदालत दरख्वास्त मुस्तरद करके हमें अदालत से बाहर फेंक देगी। दोनों सूरतों में जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त खारिज ही करार दी जाएगी। हमारा केस ही यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कानूनी बदनीयती है। जैसे जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी बॉडी है तो हम उसे क्या हुक्म दे सकते हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया था। शौकत सिद्दीकी केस में जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि फैसला नहीं लिख रहे, काउंसिल कार्रवाई करे तो बताना, अदालत के सामने तहरीर शुदा फैसला रख रहा हूँ। जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि अगर हम हुक्म इम्तना दे दें और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखे तो फिर क्या होगा। इस मरहले पर मखदूम अली खान ने दोबारा सदा की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए, लेकिन अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि अभी तो सिर्फ फरीकैन के मामले को देखा है, अभी तो केस के मेरिट्स ही नहीं सुने। जिस जमाल बंदूखेल ने फिर सवाल किया कि क्या जज के खिलाफ शिकायत करने वाले को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ऐसे तो शहरियों को रोकने वाली बात है कि जज के खिलाफ शिकायत ही ना करो। मखदूम अली खान ने जवाब में कहा कि ये तो आइन साजों ने फैसला किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाज़ा आइन साजों ने आर्टिकल 209 में खोला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस पर रिमार्क दिए कि अदालत इस वक्त आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त नहीं सुन रही है। मखदूम अली खान ने इस पर कहा कि जब मुझसे एक जज की जानिब से सवाल पूछा जाए तो मैं उसका जवाब देना पसंद करता हूँ। जैसे जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि अगर कोई जज को स्कैंडलाइज करे तो क्या जज इस शख्स के खिलाफ जा सकता है। मखदूम अली खान ने जवाब देते हुए कहा कि जजेस और उनके अहले खाना के ज़र्फ़ का कायल हूँ कि जो कुछ सोशल मीडिया पर कहा जाता है वो उसे बर्दाश्त करते हैं। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि हम भी वकील रहे हैं और वकालत में ज़्यादा पैसा है। जज इज़्ज़त और वक़ार के लिए बनते हैं, अगर उसको भी कोई नुकसान पहुंचाए तो क्या माफ़ होगा। मखदूम अली खान ने कहा कि शिकायत कुरुंदा को फरीक बनाया गया तो शिकायत खारिज होने पर वो 184(3) की दरख्वास्त में आ जाएगा। इस अमल से अदालत एक नया रास्ता खोल देगी। इस वजह से जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं। काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत से कार्रवाई गैर मौसर नहीं हो जाएगी। मखदूम अली खान ने जवाब में कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर फ़र्ज़ है कि वो 2005 के रूल्स पर अमल करे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि रूल्स के मुताबिक अगर काउंसिल चाहे तो मज़ीद तहकीकात के लिए शिकायत कुरुंदा को बुला सकती है। मखदूम अली खान ने जवाब में कहा कि बिल्कुल काउंसिल शिकायत कुरुंदा को बुला सकती है, मगर शिकायत कुरुंदा खुद से फरीक नहीं बन सकता। जैसे जमाल बंदूखेल ने एक और सवाल किया कि अगर अदालत शिकायत बदनीयती की बुनियाद पर खारिज करके खिलाफ कार्रवाई का फैसला करे तो क्या शिकायत कुरुंदा का हक नहीं कि वो उसे अदालत में चैलेंज कर सके। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, वो इस कार्रवाई को चैलेंज नहीं कर सकता है। जैसे जमाल बंदूखेल ने इस पर रिमार्क दिए कि इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए जज के खिलाफ शिकायत करने को मुश्किल बना रहे हैं। मखदूम अली खान ने जवाब में कहा कि मैं मुश्किल नहीं बना रहा हूँ, आइन की मंशा यही है। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज बच ना सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, दरमियानी रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके बाद आज की समाअत मुकम्मल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत गुजारों को फरीक बनाने का हुक्म दे दिया और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को तरमीमी दरख्वास्त जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई से मुताल्लिक जस्टिस एजाजुल एहसन का भी एक इख्तिलाफी नोट सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी किए गए दूसरे शो कॉज नोटिस से इख्तिलाफ किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन के इख्तिलाफी नोट के मुताबिक बदकिस्मती के साथ मेरी राय में इस मामले की कार्रवाई गैर ज़रूरी तौर पर जल्दबाजी में की जा रही है, जो तयशुदा उसूलों की बरक्स है। इसमें बहस और बातचीत का अमल मौजूद ही नहीं था और ना ही इसकी इजाज़त दी गई थी। 22 नवंबर की कार्रवाई जिसमें दूसरा शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, उसमें भी किसी किस्म की कोई बातचीत या गौर फिक्र नहीं किया गया था और इस किस्म की कार्रवाइयों ने पूरे अमल पर शुबहात पैदा कर दिए हैं। इसलिए मैं इस अमल और जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की गई हैं उनसे इख्तिलाफ करता हूँ और जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक है मेरी राय में वो बिल्कुल मेरिट और सब्सटेंस के बगैर हैं। कानून की सूरत में भी और बादी नज़र में हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद भी जस्टिस एजाजुल एहसन के नोट के मुताबिक पहला इल्ज़ाम यह है कि मज़कूरा जज काबिल रसाई हैं। एक इंतहाई अजीब दावा है जो सिर्फ ऑडियो क्लिप्स और अदालती ऑर्डर्स पर मबनी है और आर्टिकल 209 के तहत किसी भी अदालती ऑर्डर की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। ऑडियो और वीडियो क्लिप्स की अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल के हवाले से इस अदालत के एक से ज़्यादा फैसले मौजूद हैं और इस हवाले से कानून पहले से अच्छी तरह तयशुदा है। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना और इसको शो कॉज नोटिस में शामिल करना पहले से मौजूद तयशुदा कानून की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। मौजूदा शो कॉज नोटिस को पहले तो आना ही नहीं चाहिए था, अब उसे फौरी तौर पर वापस ले लेना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजी सा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद तीसरे नंबर पर होने की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं और वो
जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जिसने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुना था। और इसी केस की समाअत के दौरान इस 2 रुकनी बेंच ने 16 फरवरी 2023 को पंजाब में इंतखाबात ना होने का नोटिस लेकर उसी वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तलब कर लिया था और मामला खुद नोटिस लेने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी भिजवा दिया था, जिन्होंने खुद नोटिस ले भी लिया था। हालांकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और उसके बाद अदलिया तकसीम हो गई। उसी दिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था जब उनसे मुताल्लिक 3 ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। उन 3 में से 2 ऑडियो लीक्स परवेज़ इलाही की अपने वकीलों के साथ थी। एक ऑडियो लीक में परवेज़ इलाही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि दूसरी ऑडियो में परवेज़ इलाही अपने वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी को भी यही कहते हुए सुनाई दिए कि केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगाना है क्योंकि काम ठीक हो जाएगा, जिसकी हामी भरते हुए आबिद ज़ुबैरी ने कहा था कि CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगा हुआ है। 16 फरवरी 2023 को जो परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक सामने आई थी, उनमें से एक ऑडियो मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली बातचीत की थी, जिसमें परवेज़ इलाही मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से कह रहे थे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और सलाम करके वापस चला जाऊँगा। अब ये CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस वही केस है जिसकी समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा का मामला उठा दिया था और खुद नोटिस के लिए केस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भिजवा दिया था। हालांकि मामला पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस केस का खुद नोटिस ले लिया और इलेक्शन से मुतालिक एक ऐसे तनाज़े ने जन्म लिया जिसे सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर 2 धड़ों में तकसीम दर तकसीम हो गई। उस बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ थे और आज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को जारी किए गए शो कॉज नोटिस से इख्तिलाफ इसे एजाजुल हसन कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।